MHI 8 यूनिट 4 कृषि पूर्व समाजों की मानव प्रकृति संसाधनों के उपयोग की प्रथाएं। मानव समाज के विकास संसाधन उपयोग की विभिन्न प्रथाओं से बहुत जटिल रूप से जुड़े रहे। मानव समाज के विकास की प्रत्येक महत्वपूर्ण अवस्था ने नए संसाधनों को खोजा और उनका उपयोग किया और ऐसे व्यवहार को अपनाया जिसके द्वारा प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग आसानी से हो सके। पशुओं की प्रकृति के विपरीत मनुष्य को विशेष रूप से वरदान स्वरूप ऐसी कुशलता से सुसज्जित किया गया जिससे वे प्रकृति संसाधनों का नए नए रूपों में प्रयोग कर सके। इसके कारण मानव समाज तथा पर्यावरण संसाधन के मध्य एक संबंध स्थापित हुआ, ऐसा संबंध जो बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है तथा दोनों में से किसी भी एक की ज्यादती से उसकी प्रवृत्ति भयानक परिणाम हो सकती है। इन प्रकृति संसाधनों के पृथ्वी पर अनंत भंडार है तथा मानव समाज की प्रगति पथ पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। वस्तुतः मानवीय आवश्यकताओं, सभ्यताओं की विशेष अवस्थाओं तथा विशेष विकास के अनुरूप प्रकृति संसाधनों के उपयोग क्षेत्र में निरंतर संश्लिष्ट आपसी संबंध रहे हैं। इस मेलजोल के दौरान प्रकृति संसाधनों की परिधि हमेशा बदलती रही और इसमें मनुष्य और उसका वातावरण के साथ संबंध भी बदलता रहा। प्रकृति संसाधनों का सामान्य अर्थ यह है कि वह उपयोगी और मूल्यवान वस्तु है। ऐसा वर्तमान युग के आरंभ में बिल्कुल पहले तक किया जाता था। व्यवहारिक रूप से इसमें कच्चे खनिज पदार्थ आते हैं जो मानव समाजों द्वारा उद्देश्यपूर्ण उपयोग में लाए जा सकते थे। मूल रूप से इसका अर्थ ये था कि पदार्थ जैसे जल, वायु, प्रकाश तथा सूर्य की गर्मी और वन, भूमि, वन्य जीव, मछलियाँ तथा खनिज तत्व वे प्रकृति संसाधन ये जो साधारण मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। वर्तमान युग ने इस विचार को वृहत दायरा दिया। इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन अर्थात समस्त प्राकृतिक वातावरण जिसमें सभी जीवित एवं मृत वस्तुएं शामिल हैं। अपने उद्देश्य के लिए हमने प्राकृतिक संसाधनों का एक सरल वर्गीकरण किया है जिसे दो भागों में नवीकृत योग्य और नवीकृत न किए जा सकने वाले भागों में बांटा है। इस वर्गीकरण में ऐसे संसाधन जो लगातार बहुगुणित होते हैं अथवा जिनका नवीनीकरण संभव है नवीकृत योग्य की श्रेणी में रखे गए हैं तथा नवीकृत अयोग्य संसाधन वह हैं जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में है, चाहे वह मात्रा कितनी विहित हो। नवीकृत अयोग्य संसाधन में अपने को बहुगुणी कर सकने या पुनर्जीव कर सकने का गुण नहीं होता। आदि मानव द्वारा जिस सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन का व्यापक प्रयोग किया गया वह पाषाण है। आदि मानव द्वारा उपकरणों के निर्माण के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पाषाण का प्रयोग किया जाता था, जैसे कुल्हाड़ी तथा विंदकर्य तथा काटने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपकरण। आदि मानव द्वारा बनाए गए प्राचीनतम पाषाण काल उपकरण बड़े, बेढब और अपरिष्कृत थे। वे आकार में छोटे और बटीकाश्म के बने हैं जिन्हें हम खंडक उपकरण के रूप में जानते हैं। रावलपिंडी के पास रिवात में और पब्बी की पहाड़ियों में शिवालिक निक्षेपों में प्राप्त सामग्रियां इसी परंपरा की हैं। इन उपकरणों को बनाने के लिए पत्थर के एक छोटे टुकड़े पर दूसरे पत्थरों से चोट की गई है। जब पत्थरों पर शाल की धार एक और बनाई जाती है तो ऐसा प्रारूप को गंडासा तथा धार जब दोनों और बनाई जाती है तो उसे खंडक उपकरण कहा जाता है। मानव इन औजारों को बड़े जानवरों को मारने में सक्षम नहीं था। अंततः ये परभक्षी जानवरों द्वारा मारे गए पशुओं को मांस से खाल काटने और अस्थि मंजा निकालने तथा वनस्पति खाद्य पदार्थों को काटने, कंदमूल खोदने
और मधु निकालने आदि में करता था। कालांतर औजारों की कुशलता को बढ़ाने के लिए मानव धीरे धीरे बड़े जानवरों का शिकारी बनने लगा। अब मानव द्वारा निर्मित औजारों का एक सिर नोकीला और दूसरा सिर चौड़ा होता था। ये हस्त, कुठार, क्रोंड उपकरण की श्रेणी में आते हैं। व्यापक रूप से पत्थरों के औजारों के दो समूह हैं। पहला क्रोंड आकार, दूसरा प्लेक उपकरण। शुल्क उपकरण पत्थरों पर चोट करने से मिले छोटे टुकड़े या शल्कों में गढ़े जाते हैं। कोड उपकरण पत्थरों के पिंड या क्रोड से तैयार किए जाते थे। हस्तकुठार के मामले में क्रोड को ही औजार में बदल दिया जाता था। इस प्रकार के औजार मद्रास, सिंध, बलूचिस्तान और लेसबेला जिलों और बुक्ती पहाड़ियों के साथ ही भारत के पश्चिम उत्तर में पहाड़ों की तलहटियों से प्राप्त किए गए हैं। इस तरह के औजार हिमालय की तराई क्षेत्र में व्यास से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के नदी क्षेत्र के सतही स्थलों और नदियों की बंजरियों तथा दक्षिण दक्कन में कृष्णा नदी घाटियों की परिधि से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य पूषण काल से संबंधित औजारों थोड़ा बहुत अंतर लिए। ये फलक, बेदनियाँ, बेदक और खुरचनियाँ जो मुख्यतः शालकों से बनाए गए हैं। हालांकि इन औजारों के संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि इस काल की विभिन्न औजार परंपराएं पूर्व उपकरणों से बुनियादी रूप से भिन्न नहीं है। वास्तविक और महत्वपूर्ण बदलाव लगभग उत्तर पाषाण काल में जाकर शुरू हुए। इस काल में औजार अत्यधिक विशेषीकृत थे। इस तरह का संश्लिष्ट औजार तक्षणी है। ये छेनी के रूप में इस्तेमाल होता था। इन औजारों को जानवर मारने और चमड़े को फाड़ने, छोटे छोटे मांस के टुकड़े करने इत्यादि में प्रयोग किया जाता था। इसी समय मानव एक अन्य प्रकार के पत्थर क्वार्टजाइट का प्रयोग औजार गढ़ने के लिए करने लगा था, क्योंकि इस पत्थर की अपने मन मुताबिक छोटे चिप के रूप में अथवा किसी भी रूप में आकार में बनाने में आसानी होती थी। इसलिए क्वार्टजाइट के पत्थर के औजार बनाया गया। इसी समय मानव ने पहली बार एक दूसरे तरह के कच्चे माल से औजार बनाने की कला की शुरुआत की, जैसे जानवरों की बेकार पड़ी हड्डियों, क्योंकि हड्डियां पहले से ही काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। इस प्रकार से उपकरणों के साथ ही कहीं भी जाया जा सकता था। इन हड्डियों का प्रयोग क्रोड उपकरण, बुरीन उपकरण, ब्लेड्स, प्लेट्स और अन्य तरह तरह के छोटे बड़े औजारों के रूप में किया जा सकता था। ये औजार भारत के लगभग सभी क्षेत्र में पाए गए हैं। इस काल तक मानव समाज पत्थरों के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से भी परिचित हो गए थे। वह अन्य प्राकृतिक संसाधन लकड़ी तथा इसका प्रयोग जलाने के साथ साथ अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी किया जाने लगा था। सूक्ष्म उपकरण के प्रयोग वाले स्थान केवल कुछ स्थान या क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गए थे। इस परंपरा का विस्तार हो चुका था तथा भारत के पूर्वी भाग तथा प्रायद्वीप भारत में भी स्पष्ट चिन्ह उपलब्ध थे। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है किसी भी समाज अथवा संस्कृति की रचना करने की क्षमता मनुष्य को मानववत प्राणी होमिनिड से अलग करती है, और पाषाण उपकरण बनाने की क्षमता एक सांस्कृतिक कर्म है। यही कारण कि पत्थरों के उपकरण प्रारंभिक मानव के विकास की तस्वीर तैयार करने में आधार का काम किया करते हैं। इसमें हम एक किताब का नाम भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हमें इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। उसका नाम है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन।